अध्याय 268 है। वासोथ निराशा में। 13 फीट की प्रभावशाली ऊंचाई के साथ उसके शल्क गहरे चमक रहे थे। वे किसी अटूट चीज की चमक लिए हुए थे, जैसे कि कोई भी नश्वर ब्लेड खरोच भी नहीं छोड़ सकता था। उसके चारों ओर की हवा भारी, दमघोंटू लग रही थी, जैसे कि उसकी उपस्थिति अकेले ही प्राकृतिक व्यवस्था को विकृत कर रही हो। इस विशालकाय प्राणी के पास खड़े रहना ही उन राक्षसी सैनिकों को कांपने के लिए पर्याप्त था, जो अभिमानी होकर खूनी कसाई के सामने मुर्गी के समान कांप रहे थे। उनका साहस, जो कभी अडिग था, मौन आतंक में ढह गया था। सर्प के मात्र दर्शन ने उनकी प्रवृत्ति के माध्यम से एक आदिम चेतावनी भेजी। ये उनकी समझ से परे एक शिकारी था। सेरा ने कुछ नहीं कहा, सर्प ने कुछ नहीं कहा। उनके बीच की चुप्पी उनके चारों ओर फैले अराजकता से भी तेज थी। उनकी आंखें किसी भी या सब कुछ संवाद करने के लिए पर्याप्त थीं। उनका बंधन गहराई से जुड़ा हुआ था और ये अपने आप समझ गया कि उसका स्वामी क्या चाहता है। सर्प ने एक विशेष दिशा में देखा और सेरा के सामने अपना सिर झुकाने से पहले फुफकार मारी, जो तुरंत उसके ऊपर चढ़ गई। सर्प अभूतपूर्व गति से चला और बस एक पल में उसका पूरा शरीर बादलों की छाया में गायब हो गया। पूरी तरह से दृष्टि से ओझल हो गया, जैसे कि वो कभी था ही नहीं। युद्ध का मैदान स्तब्ध मौन में छोड़ दिया गया। प्राणी की अनुपस्थिति लगभग उतनी ही भयावह थी जितनी उसकी उपस्थिति थी। राक्षसों ने राहत की सांस ली, जैसे कि उनके कंधों से तनाव का एक पहाड़ हटा दिया गया हो। वासोथ ने अपने सामने के दृश्य को गंभीर दृष्टि से देखा। उसकी अभिव्यक्ति तटस्थ थी, लेकिन उसके विचार भ्रम और एहसास के तूफान में घूम रहे थे। उसने अपनी जबड़े को भींच लिया। जो कुछ हुआ था, उसका भार उस पर भारी पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ है। वह उन चीजों को जानता था जो दूसरे नहीं जान सकते थे। स्थिति की असली गहराई आखिरकार उसके सामने स्पष्ट हो रही थी और स्पष्टता ने उसकी त्वचा को रेंगने पर मजबूर कर दिया। जब उसने चट्टानी दरारों से अचानक निकली लड़की को देखा तो उसे एक प्रकार का देजा वीयू महसूस हुआ। उसकी स्मृति में स्मृति की एक झिलमिलाहट उभरी, आधी भूली हुई लेकिन अचानक स्पष्ट रूप से प्रासंगिक। उसे एहसास हुआ कि ये शहर के चौक पर वही गुलाम लड़की थी जब वो पशुधन को मार रहा था। उस समय उसने लड़की के थोड़ा विद्रोही और घृणास्पद होने के बावजूद उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। वो सिर्फ एक और महत्वहीन इंसान थी, कई लोगों में से एक धब्बा, एक चेहरा जिसे उसकी दृष्टि से गायब होते ही भुला दिया जाना था। लेकिन अब इसे देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वो लड़की बिल्कुल भी महत्वहीन नहीं थी, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। जिस इंसान का वे इतने लंबे समय से पीछा कर रहे थे, वो किसी न किसी तरह से इस लड़की से संबंधित था, निश्चित रूप से। अन्यथा उसके कार्यों का कोई मतलब नहीं था। सिर्फ एक गुलाम के लिए सब कुछ जोखिम में क्यों डाला जाए? वासोथ की राय में ये लड़की शायद उसका खून का रिश्ता थी। ये सबसे तार्किक व्याख्या थी। अन्य परिदृश्य भी हो सकते थे, लेकिन ये सबसे अधिक संभावना थी। अगर कुछ गहरा व्यक्तिगत नहीं होता तो वो इतना जोखिम नहीं लेता। जिस क्षण से मानव लड़के ने शहर में उन्हें उकसाया, राक्षसों और जिज्ञासुओं से भरे शहर में जोखिम उठाया, उसका मकसद शुरू से ही स्पष्ट था। ये वो लड़की थी। ड्रूल से लड़ने और मारने से लेकर खुले तौर पर खुद को उनके सामने प्रकट करने तक, क्या ये वास्तव में कुछ गुलामों को बचाने के लिए था? नहीं, एक गहरा कारण था। केवल नैतिकता से कहीं अधिक गणना की गई। यह स्पष्ट था कि उसने जो कुछ भी किया होगा वो उसके लिए किया होगा। इस मामले में व्यक्तिगत हिस्सेदारी के बिना कोई भी राक्षसी शहर में इतनी अराजक रूप से कार्य करने के लिए लापरवाह नहीं होगा। अन्य गुलाम भाग्यशाली थे कि वे छोटी लड़की के साथ थे और उन्हें भी बचा लिया गया। वे उसके असली लक्ष्य के दुष्प्रभाव संपार्श्विक से ज्यादा कुछ नहीं थे। फिर उसके बाद मानव ने किसी को भी सतर्क किए बिना शहर के एक दूरस्थ कोने को विवेकपूर्ण ढंग से मार डाला। और जब वास्तव में घटना की सूचना मिली तो ये जल्दी से शहर के स्वामी तक पहुंच गई, जिससे पूरी स्थिति और क्षेत्र बहुत व्यस्त हो गया। ये एकदम सही मोड़ था। उन्हें और सेरा को मानव की खोज करते समय इस मामले पर चर्चा करने के लिए शहर के स्वामी द्वारा बुलाया गया था। और यही वो था जो मानव शुरू से चाहता था। उसने उन्हें शुरू से ही इस स्थिति में ला दिया था। उसने इस स्थिति का उपयोग एक विकर्षण के रूप में किया और उसी क्षण उसने लड़की के साथ शहर के फाटकों को तोड़ दिया। बाद में उन्हें भ्रमित करने के लिए उसने रास्ते में कई धोखेबाजों का उपयोग किया। यदि उन्होंने इस शहर में आने से पहले शेष मानव विद्रोहियों को जड़ से उखाड़ने की योजना नहीं बनाई होती तो उन्होंने ऐसे स्पष्ट संकेतों पर ध्यान नहीं दिया होता। लेकिन वे भी पाए जाने वाले ब्रेड क्रम्ब थे। उन्हें पता था कि वो कहाँ जा रहा होगा।
उसके साथ मौजूद गुलामों की संख्या को देखते हुए और सीधे वहां घात लगाया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से वो विचलित नहीं हुआ। उसने अभी भी अपने कप्तान के खिलाफ लड़ने का साहस किया। क्या उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि कप्तान उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देगा? क्या उसने उसके अभिमान, अपने शिकार पर हावी होने की उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखा था? यदि नहीं, तो क्या उसने पहले से सब कुछ अनुमान लगा लिया था? वासोत ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन महसूस की, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वे शुरू से ही ओलिवर की योजनाओं के अनुसार खेल रहे थे। हर चाल, हर प्रतिक्रिया, युद्ध के मैदान में हर बदलाव मानव लड़के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट का पालन कर रहा था। जिस क्षण से उन्होंने उसे एक कोने में घेर लिया, कप्तान के साथ उसकी लड़ाई, उन भयावह लपटों और फिर उस तावीज़ का उपयोग करने वाली मानव लड़की अंतिम विस्फोट तक, ये सब सुनियोजित था। वासोत को एहसास हुआ कि पहले जब वो उससे बात कर रहा था, ओलिवर ने जानबूझकर ड्रूल की मौत का उपयोग करके उसे उकसाया, जिसने उसके ध्यान को धुंधला कर दिया। वह सिर्फ उसे उकसा नहीं रहा था, वह उसे नियंत्रित कर रहा था। उल्लेख नहीं करना, वो जानबूझकर उनके सामने कमजोर मानव व्यक्तित्व भी निभा रहा था। उनके कप्तान ने जो कुछ भी किया, अंत में वो अभी भी विरोध करने में सक्षम था। वासोत के पुतलियां और भी फैल गईं, क्योंकि उसने सब कुछ एक साथ जोड़ दिया। मानव लड़के से निपटते समय कप्तान बेहद सतर्क थी, इतनी कि ये लगभग अत्यधिक लग रहा था। उस समय उसने सोचा था कि वह उसे अधिक महत्व दे रही है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह एकमात्र ऐसी थी जो स्पष्ट रूप से देख रही थी। कहानी जारी रहेगी।